हेलो, वेलकम ऑल टू येट अनदर एपिसोड ऑफ नव दुर्गा। आज हमारे साथ है वेरी 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 अमेजिंग लेडी। इनसे जो ऑफ कैमरा भी बातें हो रही थी, विच आई थिंक इज सो मच इंस्पायरिंग एंड अ लॉट ऑफ आई मीन आई डोंट वांट टू से मच. They're not taking much time. She is a superwoman, CEO of a fantastic NGO called Apne Aap Women's Collective. Apne Aap. Okay, this is a very, very important word. Apne Aap Women's Collective. And we have with us here Manju Vyas ji. Thank you so much. Thank you so much for joining me here in this episode for Nav Durga. मैं और मेरी पूरी team, we are so happy you have come here. Thank you again. Thank you so much for giving me this chance or opportunity, to say something. Yeah. Thank you. पहले तो देखिए, लोगों को पता है थोड़ी सी हम आपकी जर्नी. आप कौन है? पहले मुझे बताइए, आप कहाँ से है? आप मुंबई से है? From where you belong? Where were you born? Okay. Actually, I'm from Indore. इंदौर से आप? Okay. MP वाले. हाँ, yes. MP से हूँ मैं. और मेरा बचपन वहीं पे बीता है. मेरा एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन सारा इंदौर में हुआ है. और शादी होके फिर बॉम्बे आई हूँ. थोड़ा सा इंदौर पे एलैबोरेट करेंगे. इंदौर का खाना बड़ा अच्छा है क्या? यस, यू कैन से दैट कि इंदौर जो है वो हम फूडीज का पैराडाइज है जी. और आई टोटली बिलीव एक बार अगर आप इंदौर जाके खाएंगे तो आपको खाने के लिए शायद 1-1.5 महीना वहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप एक दिन या एक वीक में सब खा के ख़त्म नहीं कर सकते. इतनी वैरायटी है वहाँ पे और इतना टेस्ट है खाने में. और लोग भी वहाँ के बहुत मीठे और अच्छे नमकीन है. मतलब बहुत वार्मली आपको क्या बोलते हैं मिलेंगे जैसे आप मिल रहे हमें यहाँ पर. यस. सो जस्ट टेल अस, कॉलेज में आपने क्या परस्यू किया था ओवरऑल? एक्चुअली मेरा साइंस था और बॉटनी विद जेनेटिक्स था मेरा. और कॉलेज मेरा कोएड था, तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मैं 2 साल तक कांस्टेंट कॉलेज की LR रही हूँ. और LR का वो जो मेरा अपना पीरियड था वो मुझे बहुत एक अच्छी क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी दिया, जिसने मुझे समझने के लिए कि अगर मैं वहाँ पर जब LR बन के गई हूँ तो मेरी अपनी जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके अपने कोई इश्यूज़ हैं, उनकी अपनी कोई चीज़ें हैं, तो वो कैसे पुट अप करना, किस लेवल तक लेके जाना, ये सारा चीज़ें बोल सकते हैं कि वहाँ से मुझे समझा. और एक इंस्पिरेशन भी मिली कि हाँ, लाइक आई कैन डू समथिंग for others as well. Yes, so this NGO works for the upliftment of the women out there जो थोड़ी सी हमारे सोसाइटी में deprived है. They are the sex workers that work यहाँ मुंबई में and the area of Kamatipura. And ma'am and her team is relentlessly working day in and out to better their lives, improve the lives of their children. तो बहुत जल्द हम उसी पर आएंगे. बट अगेन लेट्स गो बैक टू इंदौर अगेन. तो इंदौर से मुंबई का सफ़र कैसे हो गया आपका? ओके, सो एज यूजुअल शादी हो गई. अरे ओके. शादी होके बॉम्बे आई मैं. एंड 2 साल के अंदर एक बेटा हुआ मेरा. फिर बॉम्बे आने के बाद में आई वाज वर्किंग फॉर अ कॉर्पोरेट. अच्छा. और कॉर्पोरेट में अच्छा सेटल सब कुछ था, लेकिन सडनली लाइफ अप डाउन हो गई पूरी तरह से. लाइक आई लॉस्ट माई हस्बैंड. सो या, तो आई वॉज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट बट सम वे आई वॉन्टेड टू कीप माई सेल्फ बिजी ऑन वीकेंड्स, सैटरडे संडे, क्योंकि जो खाली समय होता था तो वो मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी कि जहाँ पे मैं घर पे खाली बैठ के अपने वो जो भी है सॉरोज उसको ना करके कुछ और कोई कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव वे में टाइम स्पेंड करूं. तो बट एक अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली लाइफ में, जिसने मुझे पूरी तरह से चेंज कर दिया. और आज मैं जो हूँ वो शायद वो एक दिन की अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे यहाँ पर आज लेकर आई है. तो हम जानना चाहेंगे कि ये सडनली कॉर्पोरेट लाइफ से वी अंडरस्टूड, बट ये जो फिलहाल जो आपकी संस्था जो काम कर रही है, सडनली ये जो ये आपने बताया एक चीज़ हो गई, वो क्या चीज़ हो गई थी? व्हाट मेड यू थिंक कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सेक्स वर्कर्स, ये जो पूरा सोसाइटी जो उनका है, व्हाई डिड यू सडनली व्हाट ब्रॉट यू दैट? वो क्या हो गया इंसिडेंट? एक दिन मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड श्रीलंका से आ रहे थे. उनको यहाँ पे कमाटीपुरा में एक किसी लेडी का इंटरव्यू करना था.
और इंटरव्यू करने के लिए उनको कोई हिंदी में कोई ट्रांसलेशन के लिए चाहिए था जो मिल नहीं रहा था. तो ही ऑफर्ड मी, आई मीन ही आस्क्ड मी कि मंजू कैन यू हेल्प मी अप इन डूइंग द ट्रांसलेशन. और वो सैटरडे या संडे से कोई छुट्टी वाले दिन ही था, तो आई एक्सेप्टेड. मुझे नहीं पता था कि वो दिन जब मैं जा रही हूँ वो दिन मेरे लाइफ का शायद लाइफ चेंजिंग डे होगा. मैं इंटरव्यू के लिए जब गई तो मेरे जो ये फ्रेंड है, इन्होंने एक लेडी को बुलाया था, मतलब जो कमाटीपुरा में प्रोस्टिट्यूशन में थी उनको. वो लेडी वहाँ पर बैठी हुई थी और उनके साथ एक छोटी उनकी बेटी थी, कुछ 3-4 साल की थी. मैंने ऐसे ही वो बच्ची से पूछा कि लाइक जैसे हम नॉर्मल पूछते हैं किसी भी एक छोटे बच्चे से मिलते हैं कि आपका नाम क्या है. उसने ओके आज आप स्कूल नहीं गए? तो बोले मैं स्कूल नहीं जाती हूँ. फिर मैंने पूछा कि तो फिर आप बड़े होके क्या बनोगे? बिलीव मी, शायद ये क्वेश्चन हमने दुनिया में सब ने कभी ना कभी किसी न किसी से एक बार ये ज़रूर पूछा होगा बच्चे से. लेकिन जो जवाब मुझे मिला उसने मेरी पूरी, बोलते हैं, दुनिया बदल के रखी है. मैंने जब उस बच्ची को पूछा कि आपको बड़े होके क्या बनना है, तो उसने बहुत मासूम, 4 साल की बच्ची, बहुत मासूम, और इसमें उसने बोला मुझे बड़े होकर के घरवाली बनना है, मदाम बनना है. मुझे घरवाली या मदाम वर्ड क्या एग्जैक्टली नहीं पता था, बिकॉज हम एक नॉर्मल सोसाइटी के लोगों को जनरली ये टर्मिनोलॉजीज जो रेड लाइट एरियाज़ में यूज़ होती है उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है. फिर जब मैंने कंफर्म किया जो वहाँ पे लोग थे उनसे कि क्या, तो उन्होंने बताया घरवाली मदाम मतलब ब्रॉथल ओनर. ओके, दैट वाज वेरी वेरी शॉकिंग टू मी, क्योंकि हम कभी भी एक 3-4 साल के बच्चे को जब पूछते हैं कि आपको बड़े होके क्या बनना है, बच्ची थी वो, तो डेफिनेटली बच्चियाँ बोलेगी एयर होस्टेस बनना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये वो जो कुछ भी है बताएंगे. ऑफ कोर्स, यस. बट कभी लाइफ में नेवर एवर वुड थिंक ऑफ कि somebody would be saying that she wants to be a brothel owner. मुझे सिंक इन होने में टाइम लगा कि क्या बोल गई बच्ची. जब थोड़ा मैं वो सिंक इन हुई, फिर मैंने उसको पूछा कि क्यों आपको ब्रॉथल ओनर क्यों बनना है. और वो जो उसका जवाब था जिसने मुझे, बोलते हैं ना, पूरा अंदर तक हिला के रखा, और उस वही एक जवाब था जिसने आज तक मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में बांध के रखा है. उस बच्ची ने बोला कि मुझे ब्रॉथल ओनर इसलिए बनना है बड़ी होकर के, क्योंकि घर में जितनी लड़कियां पैसा कमाती वो सारा पैसा उसके पास आता है, और घर में जितनी लड़कियां हैं उनको सबको उसकी बातें सुनना पड़ता है. ओके. तो मुझे समझ में आया कि इस बच्ची ने जो दुनिया देखी है वो सिर्फ वहीं उतनी ही देखी है, ब्रॉथल और ब्रॉथल के आसपास क्या हो रहा है. तो उसके एस्पिरेशंस जो हैं वो वही बन गए. बिकमिंग प्रोस्टिट्यूट नॉर्मलाइज हो गया उसके लिए, उसको उसमें कुछ चीज़ गलत नहीं लग रही है, और उसके हिसाब से वो पावरफुल पर्सन है. वो चीज़ मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी जी. मतलब उसने, बोलते हैं ना, मुझे अंदर तक पूरा झकझोर करके रख दिया कि कोई बच्चा इस एज पे ये एस्पायर कर रहा है. सो ये इंसिडेंट कमाटीपुरा का यहाँ का है जी, हमारा. जी, okay. जी. So ये तब तक मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रही थी. ये लाइन, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ज्वाइन नहीं किया था. उस दिन पहली बार खाली मेरे फ्रेंड को हेल्प करने के लिए आई थी. आपने सिर्फ तब उस बच्ची ने मुझे बोला कि आपको इंग्लिश आती है तो क्या आप मुझे इंग्लिश सिखाओगे जी. तब तक मेरे दिमाग में कहीं से भी कहीं तक वो थॉट नहीं था कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुझे वॉलंटियरिंग करना है. उस दिन तो मैं सिर्फ एक सिंपल एक फ्रेंड को हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थी. बट उस बच्ची ने मुझे एंगेज किया और बोला कि आप मुझे इंग्लिश सिखाओ जी. तो मुझे भी था कि हाँ, मैं सैटरडे संडे कुछ देख रही थी. तो सैटरडे फिर मैंने एक सैटरडे में आई, पहला सैटरडे इंग्लिश सिखाने के लिए उसको आई. पहला सैटरडे तो यही था कि कुछ और बातें हैं उसने इधर, उसके लिए ये जानना कि मेरे लिए अपना एक रूम है, मेरे अपने रूम से लगा हुआ टॉयलेट बाथरूम अपना है, ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत शॉकिंग थी. एनीवे, बट आज मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि चेंज जो है, हम अगर सोचते हैं कि मासेस पे जाके चेंज नहीं होता है, चेंज स्टार्ट होता है एक से 4 से 10 से इस तरीके से चेंज आता है. बस उसी, अब ये स्टोरी सुनकर आई एम श्योर हमारे यहाँ पे भी जो भी लिसनर्स सुन रहे, वी ऑल आर इनटू अ थॉट कि ये जो उन्होंने कहा बच्ची ने, इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, बहुत बड़ी चीज़ कही. तो सडनली आई एम श्योर इट्स नॉट अ सडन डिसीजन आपका.
कितने साल हो गए मैम अब आप इस फील्ड में है, इन अपलिफ्टिंग दीज गर्ल्स? मैं 99 से काम कर रही हूँ ये संस्था के साथ Okay. में। पहले तो बिगिनिंग में जैसे मैंने बताया कि शुरुआत हुई, फिर मेरी वॉलंटियरिंग से उस बच्ची को मैंने जी। पढ़ाना शुरू किया। कुछ ही दिनों की विजिट्स में मैंने देखा कि वो अपनी एक और फ्रेंड को लेके आई है पढ़ाने के लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरा एक एम और थॉट उस वक्त फिर ये चला था कि क्योंकि उस दिन जब उसने मुझसे पूछा तो एक इमेजिनरी मैंने एक देखा कि ये बच्ची बड़ी हो गई है, मेकअप पुट ऑन करके एंड वो कॉस्ट्यूम में सड़क पे खड़ी है, तो वो एक थॉट ने मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से वो किया, शेक तो कर देते हमें। या of course, तो ये मुझे चीज़ लगा कि शायद मैं तब तक मेरा कोई एम नहीं था कि इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं ज्वाइन करूंगी या जी। कुछ भी है, पर एक मुझे लगा कि शायद हो सकता है ये इंग्लिश में इसको पढ़ाऊँ तो इसके थ्रू शायद मैं कुछ इसको हेल्प कर पाऊँ, जी। तो ये पर्टिकुलर बच्ची इस लाइन में ना जाए जो उसने एस्पिरेशन बताया था कि उसके एक ब्रॉदर बच्ची की बनना है। जिंदगी भी अगर हम चेंज कर पाते यहाँ से Right. तो इट इज़ वेरी बिग थिंग। ऑफ Right. कोर्स, ऑफ कोर्स। ओके, सो यहाँ से मैम फिर जैसे ये बच्चियों के बारे में आपने बताया, सो लगभग कितनी बच्चियाँ आपके फिलहाल संस्था में जुड़ी हुई है जिन्हें हम हेल्प कर रहे हैं आप? 2000 से फिर ऑर्गेनाइजेशन जी। शुरुआत जब मतलब एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत जब की थी तो सिर्फ औरतों को ही ध्यान में रख करके उनके रिहेबिलिटेशन को जी। ध्यान में रख करके शुरू की थी, लेकिन बहुत जल्दी जब ये मेरा एक्सपीरियंस था और मैंने जब ज्वाइन किया फुल टाइम एज एन एम्प्लॉई, तो फिर मैंने सजेशंस दिए कि हमको माओं के साथ में बच्चियों के लिए भी काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो बच्चियाँ वहाँ पर पैदा हुई हैं ब्रॉथल्स में, जी। वो वहीं पर ही सब कुछ देख रही हैं, तो उनके एस्पिरेशंस ये बन रहे हैं कि दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड दे डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन बिकमिंग लाइक डूइंग दिस। तो एक सजेशन था कि इंटरजेनरेशनल प्रोस्टिट्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हमको बच्चियों के साथ भी काम करना चाहिए। सो दैट्स हाउ दिस 2 प्रोजेक्ट्स, तो पहला तो माओं के साथ था जो एक तो पहले आपको एडुकेट करना होगा, आई एम श्योर, एक लेवल पर कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपके बच्चों पर अगर आप उसे पास ऑन नहीं करना चाहते तो हाउ डू यू, आप कैसे अपनी बच्चियों को संभालें, उन्हें पढ़ाएं, या ऑर्गेनाइजेशन से कैसे? तो वो मुझे बताइए कि आपके एक्सपीरियंस में जितनी औरतें वहाँ हैं उनमें से कितने लोग इस बात को आपकी समझ पाते हैं, या आपको भी चैलेंजेस होती है बहुत ज़्यादा उनको समझाने में कि सुनिए ये लड़कियों को भी अपनी चॉइस है, उन्हें क्या करना है? एक्चुअली यहाँ पर जो कमाटीपुरा में, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, हम लोगों के 3 सेंटर्स हैं, एक कमाटीपुरा में है, एक फॉकलैंड रोड में है और एक तुर्भे नवी मुंबई में है। तो यहाँ पर उस वक्त मेजॉरिटी जो औरतें हैं वो ट्रैफिक्ड हुई हुई थी। अच्छा। मतलब उनको कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से ला करके यहाँ पर फंसा के बेच के गया था, या कई बार खुद पेरेंट्स भी आउट ऑफ जो गरीबी के कारण या परेशानी के कारण आके अपनी बच्चियों को यहाँ बेच के गए। तो उनके पास, उन औरतों के पास अपनी खुद की कोई चॉइस नहीं होती। और डेफिनेटली जहाँ से वो आई हैं तो उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई स्किल नहीं है और किसी तरीके का कोई एक्सपोजर या नॉलेज नहीं है। तो कुछ भी चीज़ अगर उनको बताना या बोलना तो वो एकदम उनके लिए टोटल नया था, और वो ब्रॉथल ओनर के क्लचेस में रहती थी, तो सबसे पहले तो उन तक हमारा एक्सेस हो पाना ही बहुत बड़ा एक चैलेंज था। पहले तो ब्रॉथल ओनर को बात करनी है, बिकॉज शी वांटेड टू नो कि हम क्यों मिलना चाहते हैं वहाँ पे किसी भी लड़की से, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव उन लड़कियों के साथ मिलने से। तो बहुत बहुत चैलेंजिंग था कि उन औरतों से हम मिल पाएँ, तो हम ब्रॉथल ओनर के सामने बाहर खड़े रह के और उन लड़कियां, जो ब्रॉथल की जो लड़कियां हैं उनके साथ बात करते थे, सो दैट कि ब्रॉथल ओनर भी देखे कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो हम वही उनके अपनी वेलबींग को लेकर के सबसे पहले बात करनी हमने शुरू करी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा या कंसर्न ये होता है वहाँ पर रेड लाइट एरिया में कि मेडिकल जो उन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस हैं, डिजीज़ हैं, वो काफ़ी कॉमनली उनके होती हैं, और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि गवर्नमेंट, हमारी जो हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में ऑपरेट होते हैं, 9:30 बजे आपको केस पेपर निकालना है, वेरिन ये जो हैं बहनें, ये रात को बहुत लेट रात तक 4 बजे तक 5 बजे तक सवेरे काम करती हैं, तो उनके लिए अर्ली मॉर्निंग उठ करके हॉस्पिटल की सर्विसेज लेना पॉसिबल नहीं है। तो उस वजह से लोकल जो क्वैक्स हैं, जो कि मतलब अनलाइसेंस्ड और जिनके पास अपना डिग्री नहीं, वो क्वैक्स जो हैं वो वहाँ पे कुछ भी उनको मेडिसिन दे रहे हैं, या कई बार स्टीरॉइड्स भी दे रहे हैं, और जो उन्हें पता भी नहीं होता होगा काफ़ी बार कि क्या दे रहे हैं हमें। एब्सोल्युटली। तो
ये इस तरीके की एक नीड असेसमेंट जो हम बोल सकते हैं कि हम लोगों ने फिर जो स्टार्ट किया था वो नीड असेसमेंट के साथ में स्टार्ट किया था कि किस तरीके से उनकी क्या नीड है जिसके थ्रू हम वहाँ तक इंटरवीन कर सकते हैं या अंदर औरतों से मिल सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं कम्युनिटी में। पता तो ये हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ चेकअप वगैरह तो होते नहीं होंगे, अब हो रहे? हाँ, उस वक्त तो मतलब ये कि एक औरत को भी हॉस्पिटल लेके जाना मतलब बहुत बड़ा चैलेंज था। साथ में या तो वो घर वाली जो ब्रॉथल ओनर है वो आएगी हमारी स्टाफ के साथ में, उस लड़की के साथ में, या फिर उसके वहीं की कोई इन्फ्लुएंशियल जो स्ट्रांग उसके होल्ड वाली कोई मैनेजर या कोई इनमेट होगी, उसको साथ में हमारे भेजेंगे अस्पताल उस लड़की के साथ में, ताकि वो एक नजर कहीं भाग ना जाए वो लड़की। या हम एनजीओ वाले कहीं मतलब कहीं रेस्क्यू रेड्स वाले तो नहीं है, हम उसको भगा के तो नहीं ले जाएंगे। वो एक उनका फियर जो था बिगिनिंग में, तो वो ट्रस्ट नहीं करती थी, किसी भी एनजीओ पे ट्रस्ट नहीं करती थी वो। अच्छा। तो वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग में भी हम लोगों को बहुत टाइम लगा, लेकिन हाँ ये है कि टाइम लगा, लेकिन वो जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी फिर हम लोगों को मिले हैं। तो आज आप अगर देखें तो आई एम श्योर बहुत सारी जो वहाँ की बहनें हैं, औरतें हैं, उनकी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई होगी, काफ़ी बेटर हो गई हुई आपके सब इनिशिएटिव से। तो उनके जो बच्चे हैं आज, तो अगर हम देखे जाए तो आर दे मतलब एजुकेशन की तरफ हमने आई यू थिंक वो अब थोड़े से बढ़ गए हैं हमारे एटलीस्ट आपके एनजीओ यहाँ से? हाँ, हम लोगों का जैसे मैंने बताया था एम, हमारा ऑब्जेक्टिव जो उनकी बच्चियाँ हैं उनके साथ में ये है कि सेकेंड जनरेशन प्रिवेंट करना है या इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ प्रोस्टिट्यूशन प्रिवेंट करना है, सो दैट कि इट कैन बी स्टॉप दैट वे। बट इज इट ईजी मैम? क्योंकि अगर जैसे कि ये जो आपने बताया कि ओनर है, ब्रॉथल ओनर, अगर वो ना चाहे कि नहीं, आई एम श्योर कैसे ये वर्क सिस्टम हो, आप बताइए हाउ डज दिस वर्क? एक्चुअली मेजॉरिटी कम्युनिटी का इंटरेस्ट जो है वो माओं में तो रहता ही है, लेकिन माओं से ज़्यादा उनकी बच्चियों में रहता था। अच्छा। और रहता है क्योंकि उनको ये है कि माँ जब फेज आउट हो जाएगी, शी विल बी द नेक्स्ट सप्लाई, तो वो हाँ, तो गांव जा कर के किसी नई बच्ची को ट्रैफिक करके लेके आना बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग कुम्बरसम प्रोसेस है, वेर इन उनके अपने डोर पे ही कोई एक यंग बच्ची खड़ी हो रही है जो माँ को रिप्लेस कर सकती है। तो डेफिनेटली उनकी बच्चियों के साथ काम करना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि उनको यही था कि हमारे क्लचेस से ये बच्ची निकल जाएगी, फिर अगर एक बार एनजीओ में चली गई तो फिर हमको ये बच्ची वापस नहीं मिलेगी, या हम इसको जो उनका तो चाहते नहीं होंगे कि आप इसमें काम करें। बिल्कुल नहीं। तो आपके चैलेंजेस? सबसे पहला बड़ा चैलेंज तो वही था कि मतलब ये है ना, जैसे बोलते हैं कि सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट गिद्ध के मुंह से कोई आप मटन का फ्लैश निकालना वैसी वाली वो चीज़ थी, मतलब बहुत चैलेंजिंग होता था कई बार। तो आप क्योंकि ये एक इजी काम नहीं है, रिस्की काम है बहुत ज़्यादा आपका। आपके कभी ऐसे लगे कभी लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हो सकती है इस पे आपके? एक बार मतलब लिटरली मतलब लगा था कि आज इस पार या उस पार वाली बात थी कि हमने एक बच्ची को हम शेल्टर में प्लेस किया था। उस बच्ची की मदर की डेथ हो चुकी थी कुछ 2-4 दिन पहले ही। तो उसकी मदर के जो ब्रॉथल ओनर और पेम्पर जो एजेंट थे, उनका इंटरेस्ट डेफिनेटली इस बच्ची के अंदर था, और हमने उस बच्ची को अपने शेल्टर में रखा हुआ था। तो पहले तो उन्होंने बड़े मतलब बहला फुसला करके उस बच्ची को शेल्टर से निकालने के लिए रिक्वेस्ट वगैरह डाली, जो हमने ऑब्वियसली हम इतने सालों से काम करते तो हमको समझ में आता है कि किसके इंटरेस्ट क्या है और किसके साथ कैसे डील करना है। तो जब उस आदमी को उस नहीं लगा कि अब ये बच्ची नहीं मिलने वाली, तो एक दिन वो सवेरे सवेरे ऑफिस में पी के आया था और उसके हाथ में पूरा इतना बड़ा हेक्सोब्लेड था। और हेक्सोब्लेड करीबन होगा 1 फुट 1.5 फुट का, 1-1.5 फुट का एक बड़ा सा हेक्सोब्लेड हाथ में उसके, और ड्रिंक किया, ओपनली हाथ में लेके आया था? ओपन पूरा खुला हाथ में ऐसे लेके आया, और किधर है वो करके ऐसा। तो मैं रास्ते में ही थी और ऑफिस स्टाफ आ चुका था, तो ऑफिस स्टाफ ने बोला कि अभी वो कहाँ, मुझे उससे बात करनी है। तो उन्होंने बोला अभी आ रही हैं। तो वो बाहर बिल्डिंग के बाहर ही गेट पे बैठ गया कि आज या तो उसको बेटी को लेके जाऊंगा या फिर आज उसको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन खत्म करके जाऊंगा, लेकिन मेरी लड़की मतलब कैसे भी मतलब मारना पड़ा तो मारूंगा, लेकिन मैं मेरी लड़की को लेके जाऊंगा आज। तो स्टाफ ने मुझे कॉल किया कि मैडम ये आया है आदमी यहाँ पे, इसके हाथ में हेक्सोब्लेड है और ये ऐसा कुछ मतलब
आपके इन लिए बोल रहा है। सिचुएशन से फिर आई एम श्योर आप हेल्प लेते होंगे फ्रॉम पुलिस एंड अदर पीपल। हाँ, पुलिस को मैंने उनको बोला, जी। मैंने कहा आप इमीडिएटली सबसे पहले पुलिस को कॉल कर बुलाइए। दीजिए, बट मीनवाइल तब तक अपनी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आप सभी स्टाफ और बच्चियां नेक्स्ट रूम में जाकर के रूम अंदर लॉक बंद करके कर बैठिए। दीजिए। आप कोई भी बाहर मत आइए। अब आप लोग, वो बाहर ही बैठा है बिल्डिंग है, तो मैं उससे बाहर ही बात मिल लूंगी। करेंगे। तो बोले मैडम आप मत आओ। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, So, ये क्योंकि जब तक मैं नहीं आऊँगी तो ऑब्वियसली आपकी सबकी बच्चियों की और स्टाफ की लाइफ खतरे में है। एनीवे मैं गई, वो पहले ही जैसे मैंने वो उसको वहीं मैं उसको बोली कि ठीक है बैठो, मैं आप मेरे से बात करना चाहते थे, तो वही उसने, आप मेरी लड़की को नहीं दे रहे हो, ये वो ऐसा, मेरे को मेरी लड़की आज लेके ही जानी है। तो मैंने कहा हाँ मैं दूंगी ना आपकी लड़की को, अभी देती हूँ मैं, अभी आपको अभी चाहिए ना, मैं अभी दे रही हूँ आपकी लड़की को, लेकिन खाली आप मेरी एक बात सुनो। आप भी ये जानते हो, मैं भी जानते हो कि आप अभी इस बच्ची को लेके जाने वाले हो और आपका इंटेंशन जो है इस बच्ची को धंधे में लगाने का है, क्योंकि इसकी माँ अभी चली गई तो आपके पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इसको। लेकिन एक बात आप ये भी देखो कि अगर मैं आपको आज दे देती हूँ तो ये बच्ची कितने साल आपके साथ काम करेगी? इसकी माँ की उम्र थी करीबन 30 साल, 30 साल में वो मर गई। आज ये बच्ची की उम्र है 13-14 साल। आप इसको अगर आज धंधे में लगाते, जैसे ये 10-15 साल ये भी कमाएगी, 25-30 की उम्र तक जाते थे, ये भी मर जाएगी। इसके बाद में आपका क्या होगा? तब तक आप भी बूढ़े हो चुके रहेंगे, आप सड़क पे आ चुके रहेंगे, तो कौन खिलाएगा आपको? लेकिन अगर आप मुझे इस बच्ची को रखने देते हैं, कंटिन्यू मेरे पास में रहती, शेल्टर में पढ़ाई पूरी कंप्लीट करती है, मैं इसको अच्छी नौकरी लगा करके दूंगी, तो इस बच्ची की लाइफ तो सेफ सिक्योर्ड होगी, अच्छी डिग्निफाइड होगी, ये अपना खुद का कमाएगी, इज्जत से रहेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपको रिस्पेक्ट करेगी कि आपने इसको अच्छी लाइफ बनाने के लिए कंट्रीब्यूट किया है। तो वो जो कमाएगी उससे आपके बुढ़ापे में ये आपको देख पाएगी। नहीं तो अगर आपकी ये ज़िंदगी में, तो अभी ये 15 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी, क्या होगा आपका, कौन देखेगा? लेकिन अगर ये पढ़ लिख के अच्छी कमाएगी, आपका पूरा बुढ़ापा सुधर जाएगा, ये आपको रिस्पेक्ट करेगी, आपका ध्यान रखेगी, आपकी केयर करेगी। तो आप देख लो, आपको ये 15 साल अभी कमा करके लेना है इससे, या आपके बुढ़ापे में आपको सिक्योरिटी चाहिए। And that was surprising. That guy was touching my feet and crying and saying कि आपने आज मेरी आँख खोल दी। My God, मैम, ये तो we are also yes, ये but बहुत I was, अलग आपने जैसे समझाया। आई एम श्योर मैम, ये आज जैसे आपने बताई पूरी कहानी, somebody understood. This is a very important thing। कहीं टाइम लगा ये बातचीत, मतलब ऐसा जो काफ़ी मुझे कम से कम 1 घंटे तक बैठ करके शांति से उसको सुनना, फिर उसको बोलना, ये सब पूरा प्रोसेस थोड़ा सा था। पर मैम जैसे एक और चीज़ आपने कही कि somebody मतलब जैसे 30 साल की एज से, सो आई एम श्योर ये सारे डिजीज़ेज़ एंड उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी जो औरतें हैं उनकी एवरेज लाइफ स्पैन इतनी होगी, दे आर श्योर लेट 30s मैक्सिमम जो मैंने देखा है, लेट 30s तक है। क्योंकि हालांकि अभी HIV वगैरह के काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट्स वगैरह आ गए हैं, तो उससे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे काफ़ी फ़र्क अच्छा पड़ा है। बट स्टिल दूसरे भी और बहुत सारे इन्फेक्शंस उनको बार बार होते रहते हैं। TB जो है वो बहुत ज़्यादा एक कॉमन है इन दीदी माँ बहनों के अंदर। TB की वजह से काफ़ी डेथ्स होती हैं। तो एक और मुझे हमें लग रहा था कि मैम कि जैसे उनको तो लोग देखते हैं, चलिए सोसाइटी वैसी है, पीपल फील के जैसे आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्टली एक सवाल है कि जैसे हम उस एरिया से भी काफ़ी लोग पास करना पसंद नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं, कहीं और से हम ये रास्ता नहीं वो रास्ते से जाए। तो आप इस फील्ड में है, आपकी फैमिली में या आपके लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने कभी आपको रोकने की कोशिश की होगी कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, आप व्हाई आर यू डूइंग दिस? डेफिनेटली जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ करके और ये NGO ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी अपने फ्रेंड्स वगैरह थे या इवन हमारी फैमिली में भी सबको थोड़ा सा एक सेफ्टी को लेके कंसर्न था कि ये मतलब जैसे एक नॉर्मल सोसाइटी में सभी डरते हैं कि इस एरिया में जाना मतलब सेफ नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली फैमिली भी कंसर्न थी और फ्रेंड्स भी मेरे जो थे वो कंसर्न थे कि वुड आई बी सेफ इनफ बट एक मैंने रास्ता वो किया कि
बिकॉज सब लोग बोले थे अरे क्या ये मतलब डिसीजन ले रहे कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के, अच्छा लिक्विडिटी सैलरी है और ये सब है और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं है। तो मैंने उन लोगों को सबको कन्विंस करने के लिए बोला कि मुझे 1 साल दे दो, 1 साल मैं काम करती हूँ यहाँ पे और देखती हूँ मैं 1 साल, क्योंकि मैं अभी बोलूँगी उन लोगों को तो वो लोग कन्विंस नहीं होंगे। तो ऐसे मुझे 1 साल काम करने दो, 1 साल में मैं देखती हूँ, अगर लगा मुझे कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के इसमें आ गई हूँ तो आई कैन गो बैक टू माई कॉर्पोरेट जॉब, नो वन कैन स्टॉप मी, बट मुझे 1 साल दे दो आप लोग प्लीज़। दो आई वॉज नोइंग विद इन इनसाइड कि मैं 1 साल बाद नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन एटलीस्ट कम से कम वो लोग मेरे इस डिसीजन से कन्विंस्ड हों और बार बार मुझे वो चीज़ के लिए वो लोग फोर्स ना करें। पर हाँ, ये पूरा श्योर था और यू वुड से कि इट वाज माय इनर कॉल। जब मैंने उस बच्ची के साथ, मैंने जो बताया उसके साथ जब मैं इन्वॉल्व होने लगी और जब उस बच्ची के अंदर मैंने अच्छे चेंजेस देखने शुरू किए, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की लगी कि शायद आफ्टर कुछ 3 मंथ या 6 मंथ्स के बाद में उसी बच्ची से जब किसी और ने, मैं बैठी थी कुछ काम कर रही थी अपना ऑफिस में, तो किसी और ने जब उस बच्ची से वही सेम क्वेश्चन पूछा जो मैंने उससे पूछा था कि आप बड़े बन के क्या बनना चाहते हो, तो उसने बड़े अच्छी स्माइल देख करके मेरी तरफ इशारा करके देख करके बोला मेरे को बड़े होकर के मंजू मैडम जैसा बनना है। वो दिस इज द बिगेस्ट आई थिंक मैसेज दैट कैन गो मैम टुडे आउट। एब्सोल्युटली मुझे खुशी इस बात की हुई पता कि नॉट बिकॉज उसने मेरा नाम लिया, नहीं, मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैं कहीं एक किसी बच्ची के लाइफ में इंस्ट्रूमेंटल रही उसका रोल मॉडल चेंज करने में, जो कि उसको कहाँ ले जा रहा था, और कहीं शायद आज उस बच्ची ने कम से कम दूसरी दुनिया तो देखी दूसरा तो एस्पिरेशन तो उसके दिमाग में आया। मैम आज तक आई एम श्योर काफ़ी लेडीज एंड विमेन को आपके हाथ आपकी इन चीज़ों ने टच किया है। हैज़ एनीबडी टुडे, आई मीन कोई है जिन्होंने अब जॉब कर रहे हैं, आई मीन पीपल राइट नाउ समवेयर? अरे सक्सेस स्टोरीज तो मैं बोलूँ तो लाइक आई हैव गॉट अ सीरीज ऑफ सक्सेस स्टोरीज। आई वुड से हमारी जो बच्चियां हैं वो नॉट ओनली इन इंडिया बट अमेरिका में, कनाडा में और अलग दोहा दूसरी और भी कंट्रीज़ में बहुत अच्छे उस पर काम कर रही हैं। कुछ हैं जो 5 स्टार होटल में शेफ़ हैं, दोहा में है, फिर यूएस का जो मैंने बताया वो एक कनाडा में है। कनाडा में जो है वो पहले यहाँ पे थी मालदीव्स में, एंड शी वाज फेमस इन एंटायर मालदीव्स फॉर हर पिज़्ज़ा। वाओ, ये सारे आपको माँ मानते होंगे। आई एम वेरी श्योर यू आर देयर मदर एंड यू हैव, मतलब उनकी ज़िंदगी आपने पूरी कहाँ से कहाँ चेंज कर दी है कम्प्लीटली। ठीक है, कुछ बच्चियां जो इंटेलिजेंट हैं या थोड़ा सा स्मार्ट हैं या जल्दी पिकअप कर लेती हैं तो वो लोग बहुत अच्छा जॉब्स में एक्सेलरेट करके और अच्छे प्लेसमेंट्स पे, और उन्होंने अपनी माँओं को इस लाइन से एक और अनदर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो ये है कि इन जो हमारा एम था जी, इन बच्चियों के थ्रू कई माँओं ने प्रोफेशन छोड़ा है। इन बच्चियां जब फाइनेंशियली सेटल या एस्टैब्लिश हो गई तो उन्होंने अपनी मदर को हेल्प करी टू क्विट द प्रोफेशन, कहीं आउटस्कर्ट्स पे घर लेकर के और माँ को वहाँ पर रखा हुआ है। Absolutely. ऑन एन एवरेज भी हमारे यहाँ पे जो हम बच्चियों को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो एक होलिस्टिक उनका डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं। और अदरवाइज जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अभी कोविड के कारण तो नहीं हुआ, नहीं तो 2018 एंड 2019 में पोलैंड में चिल्ड्रन फेस्टिवल होता है ब्रेव किड्स का, उसमें हमारी बच्चियों के सिलेक्शन हुए थे तो वो दोनों साल वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए गई थी। दे आर एक्सपर्ट क्लाउन ड्रामा आर्टिस्ट, तो स्वीडन वगैरह जा कर के वो अपने क्लाउन शोज़ वगैरह परफॉर्म करके आई हैं। इवन बॉम्बे में उनके काफ़ी सारे क्लाउन शोज़ वगैरह हुए हैं। तो मैम वन मोर क्वेश्चन, वी आर स्पीकिंग अबाउट गर्ल्स, जैसे काफ़ी केसेस में बॉयज़ जो आते हैं जिनके होते हैं बॉयज़, उन्हें भी हम एनजीओ से कुछ हेल्प करते हैं, मदद है, या हाउ डज द एनजीओ वर्क विद देम? राइट, एक्चुअली हम लोगों माँओं के साथ में काम जो कर रहे हैं वो या बहनें बोल सकती हैं, उनके रिहैबिलिटेशन को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और रिहैबिलिटेशन में उनकी जो वोकेशनल ट्रेनिंग बोल सकते हैं, जॉब स्किल ट्रेनिंग्स वगैरह, जॉब प्लेसमेंट्स वगैरह, साथ में उनकी एडल्ट लिटरेसी, फाइनेंस, मतलब जो एक ओवरऑल उनके अपने डेवलपमेंट की वजह से जो नीड है वो करते हैं हम लोग। सेकेंडली हम उनकी डॉटर्स, जैसे बताया मैंने, सेकेंड जनरेशन प्रिवेंशन के लिए ये 2 के साथ काम करते हैं। उनके जो अपने बेटे या भाई जो हैं, जो
हमारी जो मतलब बच्चियां हैं उनके भाई या जो दीदी हैं उनके बच्चे लड़के जो हैं उनको हम लोग पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस जो बॉयज़ के साथ Boys काम के, करती हैं वहाँ पे हम उनको रेफ़र कर देते हैं Okay. बिकॉज वी आर नॉट। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त काफ़ी NGOs थी जो बॉयज़ के साथ काम कर रही थी बट गर्ल्स के साथ काम करने वाली क्योंकि there is a NGOs more कम risk थी। इसमें मैम, the रिस्क work, हाँ, तो yes. इसलिए भी शायद या हमने डुप्लीकेशन जी। नहीं करना था तो इसलिए हमने बॉयज़ के साथ ना करके डिसाइड किया कि गर्ल्स के साथ में काम जी। करना और है। अगर कोई जैसे मैं अगर किसी इंसान को जुड़ना हो इसमें विथ योर कुछ हेल्प करने के लिए, हाउ कैन समबडी बी अ पार्ट ऑफ इट? बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो जो है वो आप वॉलंटियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जी। कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप जो फील करते हैं वो आप बच्चों के साथ जी। में या ये जो हमारी बहनें हैं उनके साथ में आप वो एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर सकते हैं। मे बी कोई स्किल अगर है, कोई आर्ट अगर है आपके अंदर, जी। या अदरवाइज सिंपली अगर आकर के आप उनके साथ में कुछ वंस इन अ वाइल फन गेम्स वगैरह, क्योंकि इतना ज़्यादा उनकी लाइफ में स्ट्रेस लेवल रहता है कि वो एक रिलैक्सेशन उनको मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो सिंपल वैसी भी कोई एक्टिविटी अगर आके करता है तो एक बहुत बड़ा रिस्पाइट उनको, जैसे अभी हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिट जी। में हम ये करते हैं कि 1-2 दिन बाद में हमेशा जैसी उनकी जैसे टेलरिंग क्लासेस ख़त्म हुई हम म्यूज़िक ऑन करते हैं और बोलते हैं नाचो, नाचिए, दैट्स क्योंकि एक हैप्पीनेस क्वेश्चन जो है वो हाई होना बहुत ज़रूरी है उनको ये सारे स्ट्रेस और ट्रॉमा से ऊपर उठ करके खुद के बारे में सोचने के लिए। हमारे सेंटर पर ये सब चीज़ें होती है जी आपके? जी, अच्छा। हमारे यहाँ सेंटर पे ये सब एक वोकेशनल यूनिट हमारा अलग बना हुआ है। वहाँ पे रोज बहनें आती हैं, जी। उनको हम सिखाते हैं, उनको जॉब प्लेसमेंट्स वगैरह करवाए हुए हैं। इन आई थिंक इन आवर पॉडकास्ट हम यहाँ इस वीडियो पे वी विल आल्सो गिव डिटेल्स ऑफ द एनजीओ एंड द सो दैट किसी को अगर आपको अप्रोच करना हो दे कैन डायरेक्टली बी पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप सरप्राइज होंगे कि जो दीदियाँ टोटल अनपढ़ थी जी, वो हमारी एडल्ट लिटरेसी और दूसरी सारी एक्टिविटीज़ के बाद में आज कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं और वो अपने खुद की जो वोकेशनल यूनिट में बनाए हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका डेटा एंट्री या उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना है वो सारा पूरा कंप्यूटराइज करते हैं। सो मैम अब ये नवरात्रि है फिलहाल आपके यहाँ पर, आई एम श्योर सारी दीदियाँ कुछ खेलते हैं नवरात्रि, हाउ डज इट हैपन? अभी नेक्स्ट सैटरडे को उन लोगों के लिए गरबा या डांडिया रखा हुआ है तो इट्स फुल फन, पूरा मस्ती। आप लोग आओ, आके ज्वाइन करो, मजा आ जाएगा देख के आपको। द वे दे एंजॉयड, वी एंजॉय विद देम जी, रादर आई वुड से। हमें ये तो यकीन हो गया है कि आप उन सब के लिए एक दुर्गा है। यू हैव बीन द दुर्गा इन इतने सारे लाइव्स को जिन्होंने आपने टच किया है, एंड यू आर स्टिल गोइंग टू टच, योर एंटायर टीम इज गोइंग टू टच। आपकी ज़िंदगी में आपकी दुर्गा कौन रही है? वाह, एक चीज़ तो लाइक आई विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, माँ दुर्गा की बराबरी तो शायद हम लोग कोई नहीं कर पाएंगे। कोई नहीं जी, एब्सोल्युटली। पर अगर ट्रू सेंस में मैं देखूं तो मुझे इंस्पायर किया तो मेरी मदर ने किया है। शायद हो सकता है कि मेरे अंदर जो वो एक टू डू समथिंग फॉर अदर्स वाला जो एक सीड बोल सकती है वो मेरी माँ से मैंने देखा है, क्योंकि मैंने बचपन में देखा है कि मेरी प्लेट में जैसे खाने में मैंने प्लेट में थोड़ा सा चावल छोड़ दिया, 2, 4, 5, 10 दाना चावल का छोड़ दिया, तो आई वॉज अबाउट टू कीप माई प्लेट इन द सिंक, तो उन्होंने मुझे बोला बेटा वो चावल है ना वो ले लो और ले जा करके और पीछे जो वो छपरा है उसके ऊपर डाल दो, चिड़िया खा लेगी, नहीं तो ऐसा तो ये नाली में जाएगा। करेक्ट। तो किसी का पेट भरेगा तो वो मत करो। सो दैट काइंड ऑफ लाइक जेस्चर आई हैव सीन। और वो कुछ भी होगा तो लाइक इवन सड़क पे मतलब ठंड में बहुत मतलब 0 तक कई बार टेम्परेचर गया है, उसमें वहाँ पे मॉर्निंग में सड़क पे जो अभी आज के डेट में तो इतना वो नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे झाड़ू लगाने के लिए सड़क पे आती थी। तो शी यूज्ड टू गेट अप एट 5 o'clock टू मेक टी फॉर दोज जो सड़क पे, बोले इतनी ठंड में हम लोग रजाई से बाहर नहीं निकलना चाहते, ऐसे में वो उठ करके उनके लिए चाय बनाती थी कि वो लोग बेचारे इतनी ठंड में झाड़ू लगा रही हैं, काम कर रहे बाहर। जी, ये सारी चीजें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन ये एक आपको बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना कि इंस्पायरिंग स्टोरी मैम। हाँ, वहाँ से वो चीज़ बहुत आपको मिली है आपकी मॉम से, एंड आई थिंक आपने एक नहीं, आपने इतनी सारी बेटियां, इतनी सारे आई थिंक आपने कमाए हैं। मतलब रोज मॉर्निंग में जैसे अभी आप बोल रहे थे, एक रोज मॉर्निंग में आई लुक फॉरवर्ड टू
to meet them, to मतलब वो जो spend time. उनकी छोटी छोटी बच्चियों की जो किलकारियाँ, मस्तियाँ, जी. खेलना, उनकी जो शरारतें, नॉर्मल, बहुत अच्छा लगता है. और वो जो चेंज दिखता है कि मुझे वो बच्ची जब कम्युनिटी सामने लाई थी तब क्या थी, और वो आज जब यहाँ पर सेंटर पे कुछ महीनों के बाद में जब हम देख रहे हैं और उनकी जो एक चेहरे पे फ्रेशनेस आ गई है, उनका जो नरिशमेंट लेवल है वो हाई हुआ है, तो बेटर हुई है. नाउ दे आर, जो पहले थोड़ी शायद चिड़चिड़ी सी थी बिकॉज अंडर नरिश, आज वो चिरपी खेल रही है, मस्ती कर रही है, मुझे भी छेड़ रही हैं कुछ, लेकिन तो वो एक वो जो सेटिस्फैक्शन सुकून लेवल है, बहुत जी. बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है वो. Absolutely. और I'm मतलब sure. You will शायद be, I'm sure बहुत सारे लोगों की दुआ है आपके साथ, बहुत सारे लोगों मैंने की प्रार्थना है आपके साथ. जी. बहुत मैं आई काउंट माई सेल्फ ब्लेस्ड Blessed. कि मुझे इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लव मिला. एक मतलब सिंपल एक छोटा सा एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि लाइक यू नो आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी मेडिकली सम लिटिल कुछ प्रॉब्लम था. जी. तो when I was in the hospital and I was not knowing, which I came to know later on, कि हमारी जो दीदियाँ हैं या बहनें हैं और एरिया की, उन्होंने सबने मिलकर के कॉमन प्रेयर रखी थी जस्ट टू विश अ गुड लक और गुड हेल्थ फॉर मी, आपकी रिकवरी के लिए, आप ठीक हो जाए. आई एम श्योर वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड मैम कि आज आप हमारे साथ यहाँ पे. आई कुड अंडरस्टैंड यू पर्सनली, नो यू सो मच वेल, एंड हमारे जितने भी व्यूअर्स एंड लिसनर्स हैं, दे आर ऑल्सो फीलिंग सो हैप्पी टू नो दिस साइड ऑफ द स्टोरी. आई थिंक वर्ड्स आर नॉट इनफ टू थैंक द वर्क जो आप कर रहे हो फॉर द सोसाइटी एंड स्पेशली फॉर द वुमेन, क्योंकि ये एक ऐसा एक यू नो कॉज एक है, एक ऐसी जो सोच है जो बहुत इजीली हमारे सोसाइटी में लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और एक्सेप्ट करते भी हो तो भी फिर भी एक दायरा आ जाता है, दे डोंट वांट टू क्रॉस दैट समवेयर. सो आई थिंक यू हैव रियली गिवन अस द लाइट एंड द रोड that you can, and if anybody wishes to be a part of this simple beautiful cause, we can be a part of this with ma'am. So thank you so much for being a part of the Navdurga series. We are so happy you came today with us and discussed your thing. Thank you so much. Thank you so much. My pleasure, yeah, sharing all this. Yeah. Like अब ये साल हम लोगों का 25th ईयर है ऑर्गेनाइजेशन का, सो वी आर सेलिब्रेटिंग द सिल्वर जुबली. और इन 25 सालों में हम ऑलमोस्ट 3,500 औरतों तक पहुंच पाए हैं, और करीबन 800 करीबन जो उनकी बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं जिनके साथ हम काम कर चुके हैं. और एक सबसे बड़े सुकून की या एक खुशी की बात बोल सकते हैं कि बहुत कैटेगरिकली मैं बोल सकती हूँ कि लास्ट 15 सालों में हमारी कोई भी बच्ची जो है वो अपने माँ के प्रोफेशन में नहीं गई है. रादर दिस इज बहुत कमेंडेबल काम है हमारा. उन्होंने खुद की लाइफ तो एक डिग्निफाइड वे में बनाई है, साथ में अपनी माओं को भी एक डिग्निटी दी है बुढ़ापे में. तो अदरवाइज जनरली वंस दिस वीमेन आर फेस्ड आउट, दे आर थ्रोन आउट ऑन द स्ट्रीट्स टू बेग, और लाइक यू नो बहुत बुरी हाल होते हैं उनके. तो एक माओं को बुढ़ापे में उन्होंने बहुत अच्छा एक सहारा, सुकून और सहारा मिल जाता है. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस.